से रिलेटेड डाउट हो तो वो जो सेशन रखा था फैजान सर का, आई होप आपने अटेंड किया हो। किया था क्या तुम लोगों ने? ठीक है। 25 अक्टूबर, आज क्या है 15? अरे इस हफ्ते ही हो जाएगा ये खत्म। क्या हुआ समीर? 25 में तो तुम वो कर रहे होगे एल्डिहाइड कीटोन। 6 लेक्चर हो गए आज। 7वां है, 7th है आज। बस कल खत्म हो जाएगा, मतलब जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास कल है ना, इसके बाद कल इसको टाटा बाय बाय। हाँ ठीक है। सो कुछ कुछ चीजें रहती हैं। मैम हमें जेल की तरह रूम में कैद कर दिया है, डोर भी ओपन नहीं। और टीचर से समझ भी नहीं सकते, वो बॉयज वाले होटल में है। तो सर को कह देना ना आप कि सर हमें समझना है, तो फिर सर दे देंगे टाइम आपको, है ना? ठीक है। सो अपना बेसिकली क्या चल रहा था? अल्कोहल फिनोल चल रहा था आज। अल्कोहल फिनोल में देखो कुछ कुछ चीजें रहती थी जो कि अपनी कल वाली क्लास, या जब भी कब थी अपनी क्लास, भाई परसों थी मंडे को। तो कुछ कुछ पॉइंट्स रह गए थे कवर करवाने, उसको जो है कवर कराने। ये क्या बच्चे ही नहीं आए आज? कौन सी खुशी में छुट्टी मारी है सबने? ठीक है। सो अपने एक तो एसिडिटी, एसिडिक करेक्टर वाली प्रॉब्लम थी, वो मैं थोड़ी सी बताऊंगी, मतलब लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अल्कोहल फिनोल के बीच में जो टेस्ट है वो मैंने बताना है तुम्हें, एंड देन वी विल स्टार्ट ईथर वाला पार्ट। ईथर वाला पार्ट बहुत बड़ा नहीं है, मेन 2 टाइप की रिएक्शंस हैं जिसपे हमें ज्यादा फोकस करो, और बहुत ही आसान सवाल बनता है ईथर से। तो ईथर इज नॉट अ हेडेक फॉर अस, तो आसान सवाल बनता है उससे। ठीक है। तो अभी तक मैंने काफी सारी चीजें करवा दी है तुम लोगों को। क्या करवाया था मंडे वाली क्लास में? जल्दी याद कराओ। सुमित, 1 मिनट, सुमित बताएगा। सुमित क्या करवाया था मैंने मंडे वाली क्लास में? मैम मंडे को आपने रीमर टीमर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाई थी, और फिर आपने नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल करवाया था, फिर उसका सल्फोनेशन करवाया था आपने, और फिर उसके बाद आपने कुछ रिएक्शंस करवाई थी उसकी, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन एक्वस मीडियम। चलो लिखा तो है, लड़के ने नोट्स तो बना रखे हैं। ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शंस कराई थी, और जिंक के साथ फिनोल से बेंजीन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जिंक के साथ रिएक्शन करा दो, है ना? अगर आप फिनोल की रिएक्शन डाइक्रोमेट के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे आपको बेंजोफिनोन मिलता है ना? तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो आने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि नेम रिएक्शन पे एक सवाल तो तुम्हें तुम्हारे पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो ऑर्गेनिक में 4 से 4 तुम, हाँ 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब फिक्स होता है कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, जिसमें से एक जिसमें से एक तुम्हारा नेम रिएक्शन वाला पार्ट है ना? सो अभी तुमने नेम रिएक्शन सारी पढ़ी नहीं है, इट्स ओके गर्ल। अभी नेम रिएक्शन सारी पढ़ी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ रहे हो, धीरे धीरे कवर भी होती जाएंगी। अभी कुछ अल्कोहल फिनोल में आनी है, एल्डिहाइड कीटोन में आएंगी। अल्कोहल फिनोल में जितनी आनी थी वो खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक रह गई है कपलिंग रिएक्शन, जो भी मैं बताऊंगी। बाकी अब जो तुम पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन्स में आएंगी, फिर अमीन्स वाले चैप्टर में आएगी। तो सब कंपाइल करके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स में नेम रिएक्शंस के तुम बना सकते हो, राइट? तो एक क्वेश्चन वहां से फिक्स होता है, नेम रिएक्शन पे आता ही आता है। चलो सो जो रह गया था एक बार हम करते हैं। तो अपना ये रह गया था, एक तो फ्रिडल क्राफ्ट एनिकाइलेशन रह गया था। देखो भाई, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लोग क्या करते थे, मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें तुम एल्काइल हेलाइड लेते हो। मान लो मैंने ले लिया CH3Cl, और लुइस एसिड की प्रेजेंस में जो तुम क्या कराते थे, रिएक्शन कराते थे। तो बेसिकली इससे तुम्हारा क्या जनरेट होता था, कार्बोकेटाइन जनरेट होता था। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, मीथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। यस और नो? ठीक है, ऑल राइट। कल पेपर है क्या किसी सब्जेक्ट का, जो इतने बच्चे एब्सेंट है भाई, है क्या? मैम इंग्लिश का है। कंप्यूटर? मैम इंग्लिश का रट्टा लगा रहे हूँ। अच्छा, रट्टा लगाया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश में कौन सा रट्टा लगा रहे भाई? इधर इधर। तो बेसिकली उस हिसाब से क्या देख मिलना चाहिए हमें प्रोडक्ट, इधर देखो।
क्योंकि OH आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे इंक्रीज होगी, ऑर्थो और पैरा पे होगी। तो अगर ऑर्थो और पैरा पे होगी तो मुझे एक ऑर्थो वाला मिलेगा प्रोडक्ट, क्या कहते हो, है ना, 2 मिथाइल फिनोल मिलेगा, और एक मुझे मिलेगा पैरा वाला, है ना, यही है प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला और पैरा वाला। अब पैरा वाला इसमें क्या होता है, मेजर होता है, और ये वाला माइनर होता है। लेकिन बेटा जो इन दोनों की ईल्ड देखने को मिली है ना, दोनों की ईल्ड वो लो ईल्ड आती है। मतलब तुम समझ रहे हो, पैरा वाला ज्यादा अमाउंट में है एज कम्पेयर टू ऑर्थो, लेकिन दोनों ही कम मिलते हैं। तो सोचो ऑर्थो तो बहुत ही कम मिल रहा होगा। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, देखो पेपर में ना इस बार 2025 में जो भी पेपर हुआ उसमें एनालीन का रीजन पूछा था। एनालीन का हम लोग अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिनोल का अभी तक नहीं पूछा, तो हो सकता है इस साल फिनोल का पूछ लें कि क्या रीजन है कि इसकी यील्ड कम आती है। रीजन ये है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि आपको पता है AlCl3 की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, बिकॉज इट हैज अ, देखो ना, वेकेंट प्योर बाइटल। तो ये अपने वेकेंट प्योर बाइटल में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यस और नो, बताइए मेरे को, यस और नो। यस मैम। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास खाली जगह, तो ये क्या करेगा, अरे रुक जा भाई, मैं तेरे को दे देता हूँ, अगर तेरे पास कमी हो रही है टेंशन ना ले, मैं दे देता हूँ। तो बेसिकली ये भी रिएक्शन हो रही होती है, समझ रहे हो आप। वो तो ठीक है, ऊपर वाले की मिथाइल ने जो है बेसिकली एज ए इलेक्ट्रोफाइल को गया, लेकिन ये भी हो रहा होता है। ये होने से होगा क्या, सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखो, ये होने से हुआ क्या, ये होने से ये हुआ कि ऑक्सीजन पे क्या आ गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यस और नो। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बेटर तरीके से डोनेट अब नहीं कर पाएगा, इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाएगा, ठीक है। तो साइड में ये वाली प्रोडक्ट भी बन रही होती है। इसलिए मैंने बोला कि जो ये ऑर्थो और पैरा की जो यील्ड आती है वो कम आती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एल्यूमिनियम के साथ क्या बना लेता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये वाला प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल यील्ड इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रीजन समझ में आया क्यों हो रहा है ऐसा, बताइए मेरे को। ऐसे ही सेम हम एनालीन का भी पढ़ेंगे, बट वो अमीन्स चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रही, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, प्लीज आप लोगों को करना है। और जब, हाँ एक और चीज, एनसीईआरटी पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो। शायद मैंने आप लोगों को बोला था एनसीईआरटी मत पढ़ना जब तक मैं ना कहूँ। नाउ यू कैन रीड द एनसीईआरटी। मैं आपको हाईलाइट वाली एनसीईआरटी शेयर करूंगी, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज हाईलाइट्स किए हुए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के आप लोगों को आने चाहिए। क्लियर है, वो अभी मैं कर दूंगी शेयर, ठीक है। सो ये चीज भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बहुत अच्छे ढंग से नहीं लिखी हुई, बट अब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कैसे बनेगा सुन भी लो एक बार। असर्शन ये बन सकता है कि जब फिनोल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेगा तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, वो लो यील्ड में मिलेंगे, पहली चीज। रीजन में फिर वो क्या लिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है बेसिकली वो कहाँ अटैक कर रहे हैं, वेकेंट पी ऑर्बिटल में अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और उसकी वजह से जो आपका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट है वो इतना नहीं बन पा रहा है। तो ऐसा कुछ आपको रीजन पे लिख के दे सकता है, तो फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। उसके बाद है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत नई रिएक्शन है मेरे ख्याल से, शायद आपने कभी पढ़ी नहीं है, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी नहीं है, करना ही नहीं आप लोगों को, और ये बहुत आसान रिएक्शन भी है, नाम से ही पता चल रहा है। कपलिंग मतलब कपल होना, कुछ जुड़ना, किसके साथ, डाइजोनियम सोल्ट। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले तो तुम डाइजोनियम सोल्ट बना दो। डाइजोनियम सोल्ट सबको पता है ना, बनाने आता है, हाँ मैम आता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या लेना है, फिनोल लेना है, कुछ इंटेंशनली मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब होगा क्या, जो इसमें मीडियम चाहिए होता है बेटा, इसमें
जो रिक्वायरमेंट होती है कि कैसा मीडियम होना चाहिए, तो पीएच जो मेंटेन करनी पड़ती है वो 9 to 10 मेंटेन करनी पड़ती है इन रिएक्शंस के लिए, वीकली अल्कलाइन मीडियम। राइट, अब होता क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, HCl निकल जाता है, यहाँ पे दिख रहा है, बस इतना याद रखना, मैकेनिज्म इसका नहीं करना। अगर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से HCl बाहर निकला तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखना एक बार। ये बन गया, देखो यहाँ पे OH लगा लेना, मेरा दिख नहीं रहा होगा शायद तुम लोगों को, छुप गया वो पीछे। सो बेसिकली इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी, बिकॉज पैरा पे OH ग्रुप है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। एजो किसके नाम का आया है, N डबल बॉन्ड N के नाम का आया, गेटिंग माय पॉइंट। और ये कौन से कलर का होता है, ये ऑरेंज डाई होती है, ये ऑरेंज डाई होती है। डाई का वर्ड नाम सुना होगा तुम लोगों ने, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर का बेसिकली कलर आता है वहां पे। ये पहली कपलिंग रिएक्शन है जो तुम्हें मैं फिनोल वाले में पढ़ा रही हूँ। ऐसे ही कपलिंग रिएक्शन तुम्हारी वहां पे भी आएगी, क्या बोलते हैं, कौन सा चैप्टर है वो, अमीन्स वाले चैप्टर में भी आएगी, ठीक है। तो ये पहली कपलिंग रिएक्शन है। पीरबख्श बोलो। मैम इसमें N2 क्यों नहीं निकला? क्या इसमें N2 निकलता नहीं है, क्योंकि जब आप रिएक्शन देखते हो तो ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है बेटा, ठीक है। पहली बात, मैं इसको हीट नहीं कर रही हूँ, जब आप हीट करते हो तब N2 वहां पे निकलता है, राइट। तो ये बेसिकली ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, राइट। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये देखो ना, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाला है। अब कौन सी वाली पोजीशन प्रेफर होगी, पैरा वाली, क्योंकि वहां पे आपको पता है जो पैरा पोजीशन पे बनता है प्रोडक्ट वो आपका मेजर होता है, राइट, तो ज्यादा यील्ड में मिलता है, इसलिए देखो पैरा पोजीशन पे आया हुआ है ये ग्रुप, राइट। तो इस तरीके से होगा, हो गया। बस ये दो रिएक्शन है जो रह गई थी तुम्हें, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब एक बार नोटिस करो, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें करवा चुकी हूँ। सबसे पहले फिनोल आर स्ट्रोंगर एसिडिक देन अल्कोहल, ये मैं बता चुकी हूँ, फटाफट दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। मेरे को ये ना बोलना मैं बड़ी स्पीड में जा रही हूँ, क्योंकि मैं करा चुकी हूँ। देखो, अगर फिनोल ज्यादा एसिडिक है, मतलब H+ निकल के वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर की बात करोगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। एंड आप सभी को दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, जबकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है ना। तो अगर नहीं है तो फिनोल क्या होगा, आपका ज्यादा एसिडिक होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिनोल आर वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड और इवन वीकर देन कार्बोनिक एसिड। अब वो कह रहे हैं फिनोल वीकर एसिड है कार्बोक्सिलिक से, कैसे होगा, देखो, अगर मैं फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर देख रही हूँ तो मैं H+ को रिमूव करके सिनोक्साइड बना रही हूँ, और जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर देख रही हूँ तो मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलेट बना रही हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखो, जब मैं रेजोनेंस करा रही हूँ तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, देखो ना, दिख रहा है सबको, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्जेस ऑन ऑक्सीजन एटम, यस और नो। सेम आप H2CO3 में भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में आ रहा है, यहाँ पे कार्बन पे आ रहा है। तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज किस पे आना अच्छा होता है, ऑक्सीजन पे। तो अगर ऑक्सीजन पे आना अच्छा होता है तो तुम मुझे बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है या फिनोल? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है, इसीलिए बेटा बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनोल से। और यही रीजन है कि बेंजोइक एसिड तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस दे देता है, लेकिन फिनोल नहीं दे पाता, राइट, समझे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी, बोलो। मैम एक बार आप रिपीट कर दोगे, सेकंड पॉइंट आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि फिनोल जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं। जब हम एसिडिक नेचर का पता लगाते हैं सुमित, तो हम क्या करते हैं, H+ हटाते हैं, रिमूव कराते हैं, और नेगेटिव चार्ज को देखते हैं कि वो कितना स्टेबलाइज है, राइट। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में आ रहा है वो कार्बन पे आ रहा है सुमित, दिख रहा है तुम्हें,
और जबकि यहाँ पे कार्बोक्सिलेट में जब रेजोनेंस हो रही है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छा होता है कार्बन पे, ऑक्सीजन पे। तो कहाँ पे रेजोनेंस होगी जल्दी से? इस वाले केस में, यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, मतलब उसका जो कंजुगेट बेस है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनोल से। तीर बख्श। मैम अगर हम कार्बोक्सिलिक और कार्बोनिक एसिड में देखें तो कार्बोक्सिलिक का ज्यादा होगा ना? यस, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे उसको, हो जाएगा। यस मैम। ये देखो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शोन एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज। ये क्लियर है तुम लोगों को? अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा फिनोक्साइड आयन को। तो बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, जैसे तुम्हें मालूम है जिनका प्लस एम प्लस आई इफेक्ट होगा और प्लस एच इफेक्ट होगा, वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो जैसे NH2 हो गया, OH हो गया, OR हो गया, NHR हो गया, इनका क्या है, प्लस एम या प्लस एम होगा या फिर प्लस एच होगा, राइट। सो ये आप लोगों को देखना है। क्लियर है? ये मैं ऑलरेडी GOC में पढ़ा चुकी हूँ, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो तुम नया मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, अब तुम्हारे सामने मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, तुम पहले इसको करने की कोशिश करना और फिर इसको मैं करवाऊंगी। तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं ABC, ABC। मैम एसिडिटी बतानी है। यस, वही पढ़ा रही हो ना। ओके, सो फर्स्ट में क्या होगा, ABC आप लोगों के सामने दिया हुआ है। विच वन इज स्ट्रोंगर एसिड? मैम CBA। CBA, ए को तो सबसे पीछे फेंक दिया। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये। मैम ACB। ACB। और बताओ, ये मेटा वाला है, ये पैरा वाला है। मैम बी का सबसे ज्यादा है। बी का सबसे ज्यादा होगा, वेरी गुड। कल ही मैंने बताया था कि पैरा वाले का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्यों? होना तो चाहिए हमारे अकॉर्डिंग ऑर्थो का, राइट। बट मैंने आप लोगों को बताया था इसमें क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये H+ इजिली रिलीज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। और मेटा में तो बेटा सिर्फ माइनस आई लग रहा है, जबकि ऑर्थो में -M -I दोनों लग रहे हैं, पैरा में भी -M -I दोनों लग रहे हैं। और आपको पता है -M डोमिनेटिंग होता है ओवर इंडक्टर, राइट। सो इसी वजह से जो C होगा उसका ज्यादा होगा, फिर A वाला और फिर B वाला। सबसे ज्यादा पैरा का और सबसे कम मेटा का, और बीच में क्या आएगा, ऑर्थो वाला आएगा। क्वेश्चन मैम ये ए में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है ना, तो वो लीव नहीं करना चाहेगा। अरे भाई -M भी तो लगा रहा है वो, -M और -I लगा। ऑर्थो में -M लग रहा है, जबकि बी में सिर्फ -I लग रहा है। तो ऑर्थो वाले का ज्यादा ही होता है मेटा से।
राइट। ओके मैम। ये वाला करो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें तो साफ दिख रहा है बी वाले का ज्यादा होगा, 3 नाइट्रो ग्रुप है, इसमें ए में 2 है और सी में एक भी नहीं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाला सवाल आ चुका है ये पेपर में काफी बार। आगे चल रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक बार इसको सॉल्व करो 3 और 4 को। अब यहाँ पे मीथाइल है, सो मीथाइल क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑर्थो पे प्लस एच प्लस आई, पैरा पे भी प्लस एच प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन, और यहाँ पे सिर्फ प्लस आई, राइट। तो क्या होगा भाई, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं CDA। तो अरे मेरे को बोलने तो प्लीज, आता है तो हैंड रेस करिए अपना, जब मैं पूछूं तभी जवाब दो। तो यहाँ पे सी में सिर्फ प्लस आई लगा रहा है, जबकि बाकी में हाइपर कंजुगेशन भी लगा रहा है। हाइपर कंजुगेशन क्या है, क्या होता है हाइपर कंजुगेशन में, ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे तो सिर्फ प्लस आई लग रहा है, तो सी वाले का कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, मतलब पीके उसकी कम होगी। बी और ए में हाइपर कंजुगेशन सेम है, यानी कि यू हैव टू डिसाइड बाय प्लस आई। तो आपको पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे प्लस आई ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे कंपैरेटिवली प्लस आई कम लग रहा है, तो इसीलिए ए वाले का सबसे कम हो जाएगा और बी वाला कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। संदीप तुम मेरे को नेक्स्ट का बताओगे क्या? इसमें भी कर रहा हूँ। करो। मेरे को पता क्या लगा, मेरे दिमाग में 30 बच्चे घूम रहे थे, तभी मैं तुम्हें बोल रही थी कि बच्चे कम क्यों आज, मेरे वो दिमाग में 30 बच्चे घूम रहे थे। फिर मैं अब देख रही हूँ यार गोरा भी नहीं आया, बस एक और बच्चा भी नहीं है। समीर कहाँ गया? गर्व आप बताओ। गर्व, यू रेज योर हैंड ना। ये देखो, टीवी कौन देखना तुम्हारे पीछे, तभी आई गेस माइक अनम्यूट नहीं कर रहा था। है गर्व। सिमरन आप बताओ। मैम सबसे ज्यादा बी का होगा मैम। क्यों होगा ये भी बता दो। मैम मतलब OCH3 मैम माइनस, इसका माइनस आई कंसिडर करेंगे मैम। वेरी गुड, क्योंकि मेटा है, बिल्कुल एकदम करेक्ट। आगे मैम उसके बाद सी होगा, फिर ए होगा। सी होगा और ए होगा, वेरी नहीं, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस एम दोनों लगा रहे हैं, है ना, तो उसके बेसिस पे नहीं एक्सप्लेन करोगे, माइनस आई देखना पड़ेगा। माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, क्या नाम है सिमरन, तो यहाँ पे माइनस आई ज्यादा है फर्स्ट में और सी में कम है, तो बी ए सी आएगा बेटा। ओके मैम। समझ रहे हो? बी ए Yes, सी आ रहा है क्या सबका? जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ऋषि, गर, साजिया, आरुष, बाकी सबके हैंड रेज है, शाबाश। ये वाला कर लोगे क्या, ये कर लोगे क्या, मुझे करवाने की जरूरत है, बताओ। अगर है तो बता दो, कुछ का इसमें से बताना है। तो NH2 का भी आपको पता है, पैरा पे प्लस एम माइनस आई, प्लस एम डोमिनेटिंग, ऑर्थो पे प्लस एम माइनस आई, प्लस एम डोमिनेटिंग, मेटा पे सिर्फ माइनस आई, तो बिल्कुल सेम जैसे पीछे किया था। यहाँ पे मेटा पे ये लगा हुआ है माइनस आई, ये भी माइनस आई, इस पे बेचारा कुछ है नहीं, तो माइनस आई ऑक्सीजन वाले का स्ट्रोक होगा, तो उसके हिसाब से तुम्हें ऑर्डर यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, इस वाले में क्या है, ये एक्स यहाँ पे हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। आप लोगों को पता है हेलोजन का हम सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं, माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करते हैं। तो अगर तुम माइनस आई कंसिडर करते हो तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ पे माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, तो एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, फिर बी में और लास्ट में सी में। यस और नो? ठीक है, अब बता देना मेरे को अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम हमें फिर से समझाओ, मैं बता दूंगी। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो। हालांकि आया तो नहीं, मतलब ऐसा
कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन अभी तक, सही बताऊं तो, बट ठीक है, आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। देखो इधर इसको लिख लेना स्पेसिफिक, इसमें थोड़ी सी है चीज समझने वाली। देखो अब यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है, ऑर्थो वाले हैं सारे, राइट। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा हेलोजेंस में -I कंसिडर होता है, तो उस हिसाब से अगर मैं A B C D का नाम लूं तो D का सबसे पहले आएगा, है ना, फिर A, फिर B और लास्ट में C। यस और नो? मैम ए का पहले नहीं आएगा? बेस्ड ऑन -I इफेक्ट। D का कहाँ भेजू फिर? मैम डी सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए ना? क्यों? मैम क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ तो उससे क्या होगा? तो मैम उसका -I इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा? नहीं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तुम? देखो आर्यन ने सही बोला है, जो मैंने ये लिखा है ये गलत एक्चुअल में। जो डी है वो कहाँ पे आएगा? सबसे पीछे आता है, डी सबसे पीछे आता है। मैम ये आपकी देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है ऑर्गेनिक में, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती है आप लोगों को बता दी जाती है ये वैल्यूज है, ठीक है, फिर आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ऐसा क्यों है। अब वैसे तो ठीक है, अगर तुम -I इफेक्ट के बेसिस पे देखोगे तो ठीक है, डी वाले का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जब तुम पी की वैल्यू देखोगे ना तो सबसे ज्यादा ए की मिलेगी, फिर बी की, सी की और लास्ट में तुम्हें डी की देखने को मिलेगी। मैम ये क्या लोचा है? अब पी के वैल्यूज तो दे दी, अब तुम करो जस्टिफाई, पेपर में आ गया तो। अब पी के वैल्यूज तो हम याद नहीं रख सकते, तभी आर्यन ने सही पकड़ा है। यहाँ पे क्या देखा गया है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, और आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, साइज छोटा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए डी वाला इन सबसे कम एसिडिक है। आप समझ रहे हो मेरी बात? डी जब इसकी पीके देखने को मिलती है तो डी वाले की सबसे कम पीके है एज कंपेयर टू ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल एंड ऑर्थोआइडोफिनोल। और ये रीजन अगर तुम देखोगे तो हर बुक में मल्टीपल चीजें बोल रखी है, लेकिन एक रीजन है जो कॉमन देखने को मिलता है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से ये इन सबसे पीछे आ रहा है, और बाकी को तुमने -I के बेसिस पे लगाना है। ये ध्यान रखने वाला केस है। देखो जहां पे चीज ध्यान रखने वाली होगी फिर मैं वहां पे स्टार मार्क करवा दूंगी तुमको, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आता है, एक और पॉइंट आता है, जगह नहीं है क्या, यहाँ पे लिखा देती हूँ, नोट करके लिखो, लिखो लिखो। ऑल पैरा हेलो फिनोल एक्सेप्ट पैरा क्लोरोफिनोल आर एसिडिक देन फिनोल। ये लाइन का मतलब समझ में आया तुम लोगों को? जितने भी, अगर मैं पैरा हेलोफिनोल की बात करूं, फ्लोरो वाला हो गया, ब्रोमो वाला हो गया, है ना, आइडो वाला हो गया, सिर्फ फ्लोरो वाले को छोड़ के सारे के सारे ज्यादा एसिडिक होंगे फिनोल से। वो तुम बता सकते हो क्यों? -I होगा, जबकि फिनोल में कोई ऐसा -I वाला नहीं लगा। लेकिन अब ऐसे बात क्या आती है कि जो पैराफ्लोरोफिनोल है ना, जब तुम इसकी पीके वैल्यू देखोगे तो पीके वैल्यू ऑलमोस्ट इन दोनों की सेम देखने को मिलती है। मतलब जितना एसिडिक फिनोल है उतना ही ऑलमोस्ट, बिल्कुल हल्का फुल्का होगा तो होगा डिफरेंस, बट क्योंकि अगर मान लो पेपर में आ जाएगा तो दोनों को आप ऑलमोस्ट सेम एसिडिक मानोगे। ऐसा क्यों है? देखो इसके दो रीजन, मतलब एक रीजन दिया हुआ है। एक तो -I तो है ही है, राइट। अगर मैं -I के हिसाब से देखूंगी तो क्या होगा, ये वाला ज्यादा होना चाहिए। एग्री करते हो कि नहीं करते, जल्दी बताओ। यहाँ पे एक और चीज क्या है, क्योंकि फ्लोरीन के पास लोन पेयर है ना, हालांकि इनका +M इफेक्ट भी होता है, बट हम क्या कंसिडर करते हैं, इनका इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं -I। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, क्योंकि कार्बन के पास 2p है, ये कार्बन इज 2p ना, राइट, और ये भी 2p, तो 2p में ओवरलैपिंग क्या होती है, इफेक्टिव होती है। यस और नो?
तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इसका प्लस एम भी बोला हुआ है कि कुछ हद तक इसका प्लस एम भी लगेगा। तो जितना वो प्लस एम से डोनेट कर रहा है, ये बोला जाता है जितना ये प्लस एम से डोनेट कर रहा है उतना ही वो माइनस आई से खींच रहा है। तो दोनों फैक्टर क्या हो जाते हैं, काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, और इसकी एसिडिटी हमें फिनोल जैसी ही ऑलमोस्ट देखने को मिलती है। फिर से बोलना है मेरे को तो बताओ मेरे को। प्लस एम और जो माइनस आई वाला इफेक्ट होता है वो काउंटर बैलेंस कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी, इसकी जो पीके वैल्यू है वो ऑलमोस्ट फिनोल जितनी ही देखने को मिलती है। तुम लोग गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे याद नहीं है पीके वाली इसकी एग्जैक्ट, बट तुम देखोगे तो तुम्हें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आया है, बट जब हम एसिडिटी पढ़ते हैं तो एक ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो आना चाहिए आपको, तो मैंने बता दिया। अब किसी को याद रखना, मतलब याद रखा जाएगा तो रख लेना, वरना इसको लेके अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालना, हाय राम आ गया तो आ गया, तो चांसेस आर रेयर कि आए। ठीक है, आगे चलूं, जल्दी बोलो, लिख लिया? चलो अब हम आते हैं, हमारा जो आखिरी अल्कोहल फिनोल में जो छोटू सा पार्ट बचा है, दैट इज डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट पे तुम्हारे बोर्ड्स में तो आएगा 3 नंबर का सवाल, राइट, और तुम्हारे जेई में भी आते रहते हैं सवाल, इसलिए मैं करवा रही हूँ। तो जब एक बार अपनी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, जब अपने रिवीजन सेशंस चलेंगे, तो वहां पे जितने भी ऑर्गेनिक में टेस्ट है ना, जितने भी 11th 12th में, तो उसका अपन लोग क्या करेंगे, एक क्लास लगा लेंगे, सो दैट तुम्हारे भी शॉर्ट नोट्स बन जाए, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी तो अपना काफी कुछ रहता है। तो अल्कोहल फिनोल में अगर मैं टेस्ट की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगी अल्कोहल के टेस्ट की, ठीक है। याद है, याद आ रहा है हमने कौन कौन से टेस्ट किए थे अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, बताओ, ये थोड़ा सा डालो दिमाग में। लुकास टेस्ट किया था हमने, जहाँ पे हमने देखा था कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, साजिया हो रहा है बेटा क्लियर? यस मैम। जहाँ पे लुकास टेस्ट में हमने क्या देखा था, प्राइमरी अल्कोहल, में लिखूंगी नहीं पूरा बिकॉज मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्राइमरी अल्कोहल आपकी टर्बिडिटी नहीं दे रहा था रूम टेम्परेचर पे, सेकेंडरी वाला 5 से 10 मिनट में देता है, टर्शरी या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कोई कार्बोकेटायन हो तो वो आपका इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देता था। तो एक लुकास टेस्ट था जिसके हिसाब से हम ये कर सकते थे। दूसरा था विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, इसको ना आरबीसी टेस्ट मत बोलना, वो मैंने ट्रिक करवाई थी ना तुम्हें, तब लिखवाया था, वैसे याद रखना। कहीं तुम अपने टीचर को बोलो आरबीसी टेस्ट, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट में मैंने आरबीसी टेस्ट से तुम्हें लोगों को ध्यान लिखवाया था कि अगर प्राइमरी अल्कोहल आता है तो रेड कलर, सेकेंडरी है तो ब्लू कलर, और टर्शरी है तो नो कलर। और हमने होट केमेनोफोर से भी किया था ना, जो हमने रिएजेंट पढ़े थे, याद करो, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट आप ले रहे थे, तो उसमें क्या था, प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज हो रहा था, याद करो, एसिड में चेंज हो रहा था। सेकेंडरी अल्कोहल किसमें चेंज हो रहा था, बोलो, कीटोन में चेंज हो रहा था। और टर्शरी अल्कोहल की क्या हो रही थी, नो रिएक्शन, याद है, भूल गए। और ऐसे ही कॉपर जो मैंने हीट लिया था 300 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी तुम कर सकते हो। प्राइमरी किसमें चेंज हो रहा था, अल्कोहल में, सेकेंडरी कीटोन में, टर्शरी वाला एल्कीन में हो रहा था। तो जो मैंने रिएजेंट्स लिखवाए थे ना, वो भी, उससे भी आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, राइट। सो ये था। उसके अलावा और कौन सा टेस्ट था, वो, अरे, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट मैंने तुम लोगों को बोला था, अल्कोहल वो टेस्ट देता है और फिनोल भी देता है। तो अल्कोहल और फिनोल में क्या मैम कोई डिफरेंशिएशन है क्या, वो भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी। अगर तुम एग्जैक्ट देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर मैं फिनोल की बात करूं मेरा बेटा, तो फिनोल के केस में थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आता है, और अल्कोहल के केस में रेड वाइन कलर आता है जब तुम सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कराते हो, ठीक है। तो वो भी मैं लिखवा देती हूँ। पहले बताओ, अल्कोहल हो जाएगा ये, मैं अभी अल्कोहल का बता दूं पीर बख्श, अभी मैं आ रही हूँ बेटा अल्कोहल फिनोल पे। तो अल्कोहल को कॉपर का है। हाँ जी,
मैम वहाँ पे फोर्थ वाला कॉपर वाला है। हाँ हाँ, कॉपर वाला नहीं करवाया था रिएजेंट मैंने। पीसीसी भी ले सकते हो। पीसीसी क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्शरी में नो रिएक्शन। तो जो मैंने रिएजेंट्स लिखवाए थे वो भी आप यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आगे आते हैं, ठीक है। उसके बाद है अल्कोहल और फिनोल में अगर मैं डिस्टिंग्विश कराऊं तो सबसे पहले है लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट में क्या किया था हमने, याद करो थोड़ा सा। मैंने तुम्हें बताया था कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, तो फिनोल क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को इसमें चेंज कर देता है, रेड में कर देता है, राइट। ठीक है, क्या बोलो। लेकिन अल्कोहल नहीं करता है। समझ में आ गया। तो इससे एक डिफरेंशिएट हो गया, सबसे आसान जो आपके लैब में पढ़े होते हैं, लिटमस पेपर टेस्ट। उसके अलावा आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बोल सकती हूँ मैं कि फिनोल जो है ब्रोमीन वाटर के साथ क्या देता है, याद करो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जबकि अल्कोहल नहीं देता है, नहीं देता है। उसके अलावा तीसरा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, ये शायद हो सकता है तुम्हारे लैब में करवाएं। FeCl3 टेस्ट, इस ये क्या होता है, ये भी फिनोल देता है लेकिन अल्कोहल नहीं देता। कैसे होती है इसकी रिएक्शन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे रिएक्शन आपके काम की है नहीं। इसमें क्या लेते हो आप, फिनोल लेते हो, FeCl3 लैब में पड़ा होता है लिक्विड फॉर्म में, आप ड्रॉप वाइज वो डालते हो। अगर आपके अल्कोहल फिनोल हुआ तो वहां पे कलर देखने को मिलता है, और कलर कैसा आता है, वॉयलेट कलर आता है। और वो वॉयलेट कलर किस वजह से आता है, देखो इसको मैं pH लिख दूं, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, Fe+3 में है, तो यहाँ पे देखो ये कितने होंगे, 6 होंगे, एक पे -1 का, तो -6 Fe+3 लाने के लिए मैंने 3- लिखा है, ठीक बात है, बोलो। इसको ऐसे माइनस यहाँ पे ना दिखाओ, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो वॉयलेट कलर का होता है, जिससे हमें पता लगता है कि फिनोल है। अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता है। डन हो गया। यस मैम। यस मैम। चलिए, एक तो ये है, उसके अलावा 3 टेस्ट ये हो गए। उसके अलावा कोई और है, यस, उसके अलावा एक और टेस्ट है अपना थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट ये काफी ज्यादा पॉपुलर टेस्ट हो रहा है आजकल जेई में, और इससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया इससे, 10 शिफ्ट में एक शिफ्ट में आ रहा है थैलिन डाई से रिलेटेड। तो अब ये है क्या, पहले तो सुनो ध्यान से। थैलिन डाई टेस्ट कौन देते हैं, पहली बात तो सुनो, फिनोल देते हैं, ठीक है, अल्कोहल नहीं देते। पहली चीज तो ये अपने दिमाग में क्लियर करो, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि ये कैसे होती है रिएक्शन। हालांकि तुम्हें मैकेनिज्म बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है थैलिन डाई टेस्ट। देखो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें, इधर आना एक बार। आप यहाँ पे इस तरीके से 2 फिनोल लोगे, और यहाँ पे थैलिन डाई टेस्ट है, थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लेते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, दिख रहा है ये आप लोगों को, वो फ्री होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि फिनोल जो है थैलिन डाई टेस्ट देता है, तो ये मेक श्योर करेंगे कि जो फिनोल होगा उसमें पैरा पोजीशन शुड बी फ्री। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। बच्चे ये तो रट लेते हैं कि फिनोल देता है, बस ये रट के चले जाते हैं, और क्वेश्चन आ जाता है भयंकर अलग टाइप का आ जाता है। तो फिनोल में अगर फिनोल देता है तो पैरा पोजीशन फ्री होनी चाहिए। ऐसा क्यों है वो भी मैं बता रही। देखो यहाँ पे H लगा हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से वाटर निकलता है, दिख रहा है तुम सबको, ये देखो दिख रहा है। अगर ये वाटर निकल रहा है यहाँ पे, बेसिकली हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और आपको पता ही है H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी निचोड़ लेगा भाई साहब,
तो क्या यही बन जाएगा? सारे बच्चे ध्यान से देखना, जिसमें मैंने टिक लगाया है, क्या यही बन जाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर? कंफर्म करो मेरी बात, ठीक है? तुम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बस ये लिख लेना कौन देता है, ठीक है? अच्छा, और यही क्या होता है? फिनोप्थलीन होता है। फिनोप्थलीन जो कि एसिड बेस इंडिकेटर होता है, तुमने सुना होगा इसका नाम फिनोप्थलीन का, ठीक है? अब एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है, लेकिन तुम्हें पता है बेसिक मीडियम में कलर आता है, राइट? तो अभी ये कलरलेस है, लेकिन जैसे ही तुम बेसिक मीडियम लोगे तो इसका कलर शो होगा। कलर क्या शो होगा? इसका पिंक कलर शो होगा। अब कैसे? इधर आना, एक बार ध्यान से देखना। एक बात बताओ, ये बेस है, आपको पता है NaOH क्या करता है? फिनोल का O नेगेटिव मतलब H+ निकाल देता है, यस और नो? तो मान लो मैंने इसको निकाल दिया, देख रहे हो सारे बच्चे, यस और नो? यस मैम। तो अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें इसी में ही बता रही हूँ। देखो, ये ऐसे देखो, ये ऐसे देखो, और ये बॉन्ड टूट जाता है, दिख रहा है आप लोगों को? गया? तो क्या ये बनेगा? आराम से ऑब्जर्व करो जो मैंने बनाया है, आराम से ऑब्जर्व करो जो मैं बना रही हूँ, बोलो, ठीक है? इन्होंने इस तरीके से रेजोनेंस दिखा दी, मैंने इस तरीके से दिखा दी, ठीक है क्या? बोलो, ठीक है? अब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इधर देखो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है? तो जो अब ये बना है बेसिकली NaOH डालने के बाद, क्योंकि पहले तो नहीं हो रही थी रेजोनेंस, ठीक है, कोई कलर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम में डाला तो वहां पे क्या आ गया है? पिंक कलर आता है। तो अभी तो आप शायद 12th में नहीं पढ़ते हो, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो तो वहां पे ये बोला जाता है जब बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रही है तो वहां पे सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है, पहली चीज। दूसरा उसके अलावा कि वो पर्टिकुलर कौन सी वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग वो एलिमेंट्री कलर दिखाता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी रेजोनेंस है, उतनी कम एनर्जी है, तो उसके हिसाब से वो एब्जॉर्ब करता है कलर की वेवलेंथ और कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता है। बट वो यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं समझा दूं, राइट? तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, फिनोप्थलीन जो है कलरलेस होगा एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में क्या होगा? आपका पिंक कलर होगा। और जब आप एक्सेस ऑफ NaOH डाल देते हो फिर वो दोबारा से क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। तो तुम्हें बस यहाँ तक रिएक्शन ध्यान रखना है। अब क्या ये बात तुम्हें समझ में आई कि मैंने बोला पैरा पोजीशन शुड बी फ्री? अगर पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई होगी तो वाटर निकल पाएगा क्या? और अगर वाटर नहीं निकल पाएगा, क्या ये कंजुगेशन हो पाएगी क्या? सोचो और मुझे बताओ। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है क्या? अब देखो ये कितना रेजोनेंस में जा रहा है, देखो ना ध्यान से, ये देखो जा रहा है, ये देखो, ठीक है? तो बस ये तुम्हें ध्यान रखना था। क्या याद रखना है? सुनो, थैलिन डाई टेस्ट किसके लिए होता है? जल्दी बताओ। फिनोल के लिए होता है। और फिनोल में भी कौन सा फिनोल? जहां पे पैरा पोजीशन क्या हो? फ्री हो। पैरा पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो वो बोलो नहीं देगा थैलिन डाई टेस्ट। फिनोप्थलीन विच इज एसिड बेस इंडिकेटर, एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं होता, बेसिक मीडियम में उसका कलर होता है पिंक कलर। ज्यादा एक्सेस में डाल दोगे NaOH तो कबाड़ा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा वो। मैम यस पीर बख्श। मैम अगर इसके दोनों मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा पड़ा है तो हाँ। देगा? मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल देगा। पैरा पोजीशन शुड बी फ्री, क्योंकि मुझे पैरा पोजीशन चाहिए उसकी। मैम हिंड्रेंस नहीं होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस? नहीं, पैरा पोजीशन पे देगा वो। मतलब अगर पैरा पोजीशन पे H अवेलेबल है तो वो देगा, बाकी कहीं पे लगा हुआ है तो लगे रहने दो, ठीक है? ये चीज ओके ध्यान मैम। रखिएगा। इससे एक सवाल भी आया था, मैं आज के असाइनमेंट में डालूंगी वो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टेस्ट है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। मैम ये क्या है गंदा सा नाम? लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी कौन देता है? फिनोल देता है, अल्कोहल नहीं देता है, पहली चीज, ठीक है क्या? बोलो।
चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, आओ भाई, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में क्या होता है, देखो फिनोल है NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो NaNO2 में क्या होता है, ये N2SO4 क्यों दिखा होगा, एक यहाँ से आपको NO+ जो है बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, वो इसके पैरा पोजीशन पे जाता है। तुम्हें पता है मेजर वही बनेगा पैरा वाला। इधर देखो ध्यान से, मैं बना देती हूँ दोबारा, दिख रहा है ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनोल बनता है यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई, मतलब टोटोमेरिज्म होता है यहाँ से, कैसे, इधर देखो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, दिख रहा है आपको, ये बन गया, ये देखो, ये दिख गया, हाँ या ना, बनाऊं, यस बनाती हूँ, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई, तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ आए थे, तुम्हें मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, यहाँ पे पानी निकाल देना यहाँ से, दिख रहा है, और तुम पानी निकाल लोगे तो यही बनेगा, ध्यान से देखो, सबको दिखाई दे रहा है। याद रटना नहीं मत इसको, तुम्हें पेपर में नहीं पूछ रहा है ये, सिर्फ मैं समझा रही हूँ कि कैसे जो है यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा होगा, ठीक है, क्या बोलो। और जो ये कलर होता है रेड कलर होता है। अब यहाँ पे देखो बेसिक मीडियम में क्या होगा, OH का H+ गया। अब यहाँ देखो रेजोनेंस हो रही है कि नहीं हो रही, ध्यान से देखो सारे बच्चे, देखो तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। तो सबसे पहले फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो आप, NaNO2 के साथ करा रहे हो, राइट। उसके बाद उसमें रेड कलर आ रहा है और इसका नाम क्या है, इंडोफिनोल। और फिर जब आप बेसिक मीडियम लेते हो तो क्या बनता है यहाँ पे, इंडोफिनोलेट। मैम ये तो बड़ा बेकार नाम है, कोई बात नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना, और इसका होता है ब्लू कलर। तो यानी कि क्या याद रखना है, लिबरमैन नाइट्रोसो में फिनोल देगा, अल्कोहल नहीं देगा, और यहाँ पे ब्लू कलर आता है। इतना भी अगर तुम ध्यान रख लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बेशक जो मैंने ये मैकेनिज्म समझाया नहीं भी करोगे तो ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है एंड में जब तुम रिवीजन करोगे याद रहेंगी भी नहीं चीजें। बस एक बार मैंने रेफरेंस के लिए लिखवा दिया, देखना हो तो देख सकते हो PDF में, नोटबुक में भी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या बोलो, जल्दी बोलो। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ काम दे रही हूँ, ये काम देखो तुम्हें करना लास्ट प्रोडक्ट का नाम क्या था, किसका बेटा, लास्ट, इंडोफिनोलेट। O नेगेटिव है ना इसलिए। हाँ, मैं तुम्हें काम क्या दे रही हूँ, NCERT में तुम्हारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी होंगी बेटा अल्कोहल फिनोल की, वो तुम्हें मेरे लिए रीड करनी है, देखो, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें ना आती हो, और मेरा वो पढ़ाने का फायदा नहीं है जो तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रखी है पहले भी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बता देती हूँ थोड़ा क्या कर रखा है इन्होंने, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रखा है कि अल्कोहल फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ता हुआ जाएगा, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है क्योंकि वंडरवॉल्स फोर्सेस बढ़ते हैं। ब्रांचिंग होने से क्या होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है, दिख रहा है तुम सबको यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या बोला हुआ है, अब इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया हुआ है अल्कोहल अल्कोहल और फिनोल का, सिर्फ NCERT में जो लिखा है, कोई अलग से बुक इसके लिए रेफर नहीं करने को। अल्कोहल फिनोल, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, हाइड्रोकार्बन, ईथर, इनसे कंपेयर कर रखा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अल्कोहल फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जबकि वो चीज ईथर में या हेलोएल्केन हेलोएरीन में नहीं देखने को मिलती है। तो ये तुम्हें पढ़ना है, पढ़ लोगे क्या, नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा नुकसान है, मेरे को मत बोलना फिर, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखो यहाँ पे बता रखा है, NCERT का ही डेटा है ये, 351 केल्विन है, ईथर का 248 है,
और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का 231, राइट। तो बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे। सोलिबिलिटी का भी दे रखा है क्या कुछ? ओके, अगर मैं सोलिबिलिटी की बात करूं तो सोलिबिलिटी में क्या होगा, सोलिबिलिटी जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा सोलिबिलिटी कम होगी अल्कोहल फिनोल की, यस और नो? अगर मैं पानी में बात करती हूँ सोलिबिलिटी की, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो क्या होगा सोलिबिलिटी, बताओ भाई, कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी मैम। और अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है, तो ब्रांचिंग ज्यादा होने से क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। मतलब जब पानी से वो इंटरेक्ट करेगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट उसको कम दिखाई देगा, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो ब्रांचिंग बढ़ने से सोलिबिलिटी क्या होती है, बोलो? इंक्रीज होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट भी तुम नोट डाउन कर सकते। ठीक है, एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में नहीं है पॉइंट, होता तो यहाँ पे मेरा जरूर लिखा होता। ठीक है क्या, बोलो? चलिए यस। ये पढ़ लेना, देखो ये तुम्हारा काम है। कुछ कुछ चीजें मैं इसलिए घर के लिए दे देती हूँ तुम्हें। अब बात करते हैं ईथर की। ईथर में तुम्हारे एनसीईआरटी के पहला या दूसरा पेज होगा, वहां पे एक टेबल बना के रखी हुई है, कॉमन नेम एंड आयुपेक नेमिंग ऑफ ईथर, वो तुम्हें रीड करनी है, क्योंकि ईथर की आयुपेक नेमिंग जेई में तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे OCH3 को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें भी पता है ना तो भी बात बन जाएगी। OC2H5 को क्या बोलते हैं, इथॉक्सी बोलते हैं। तो वो एनसीईआरटी वाला जितना भी लिखा हुआ है ना वो रेलेवेंट है, जितना तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे ये तुम्हें पता होना चाहिए, एनिसोल बोलते हैं इसको, है ना, मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल बोलते हैं, ये काम में आता है। ठीक है, ये डाई इथाइल ईथर होता है, राइट। ये THF, ये आपका साइक्लिक ईथर है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये आपका लिखा हुआ है 1,2-डाइमिथाइल, सॉरी 1,2-डाइमिथॉक्सी ईथेन है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली तुम्हें एनसीईआरटी वाला पढ़ लेना है। यहाँ पे अगर मुश्किल होता तो मैं खुद ही पढ़ा देती, बट जब तुम एक बार रीड करोगे अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए तो करोगे ना, जिसका भी है पेपर, तो बस वो पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं तो जब एनसीईआरटी करोगे तब कर। ठीक है, हाँ एक और चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे ये आपको दिख रहा है CH3 CH2 OCH3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के आजू बाजू क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, ऐसे वाले ईथर को बोलते हैं एसिमेट्रिकल ईथर। और यहाँ पे देखो इथाइल आजू बाजू, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली तुम्हें करना है। पीएस क्या है, हाँ ईथर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ बेटा। ठीक है, चलिए ये नाम मत करना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैम ये तो हमने पढ़ लिया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दोबारा पढ़ो। एनसीईआरटी में जब तुम पढ़ोगे, ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, 200% आएगा। अब सुन लो क्या आता है, देखो इसमें ये होता है कि अगर मैं अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराती हूँ, तुम्हारे एनसीईआरटी की रिएक्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और यहाँ पे मैं टेम्परेचर रखती हूँ बेटा 443 केल्विन। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जब आप इतना टेम्परेचर रखते हो तो यहाँ पे क्या बनती है, एल्कीन बनती है। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो बट टेम्परेचर वहां पे 413 केल्विन रखते हो, तो वहां पे फिर एल्कीन की फॉर्मेशन नहीं होती। किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, ईथर की फॉर्मेशन होती है। और ये वाली रिएक्शन हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब हेल्पफुल नहीं है ईथर बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन भी हमें जो है बेसिकली चांसेस रहते हैं, अगर टेम्परेचर का हेर फेर हुआ तो एल्कीन भी मिल सकती है। तो अब ये देखते हैं कि ये कैसे बना होगा, 413 केल्विन पे आपका ईथर की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी।
तो इसका मैकेनिज्म बहुत छोटा सा है, पहले तो इसको लिख लो, फिर मैं बताती हूँ इसका मैकेनिज्म क्या है। लिख लो इसको बेटा। जेई में शायद ये रिएक्शन ना पूछे, बट हाँ तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार लिखवा दी। आ गया हो। मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या मिलेगा यहाँ से H+ और H+ मिलेगा, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगी। ये तो मैं बहुत बार स्टेप करवा चुकी हूँ, तुम्हारे लिए नया नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब क्या होगा, ये हमने एक्सेस में लिया होता है, एक्सेस में लिया होता है, तो अब ध्यान से देखो मेरी बात। जैसे ही पानी निकलता है बाहर, बिकॉज वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो पीछे से कौन अटैक करता है, अल्कोहल अटैक करता है। तो देखो क्या मतलब यही मिलेगा, कंफर्म करो सारे बच्चे। और अब जो वाटर निकला वो क्या करेगा, इस H+ को चुरा लेगा, चार न्यूट्रलाइज भी तो करना है ना। तो क्या बन जाएगा देखो, सिंपल है। कुछ ऐसा है इसमें स्टेप जो तुम्हें नहीं समझ में आया तो बता सकते हो, कोई ऐसी चीज जो इसमें नहीं समझ में आई है तो बता सकते हो। ये तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, 2 नंबर का आएगा। इसमें क्या लिखा मिलेगा कि पूरा वो मेंशन करेंगे कि 443 केल्विन पे वो मिलता है एल्कीन और 413 पे ईथर, तो एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये 2-3 नंबर का तुम्हारा स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलूं आगे, चलिए। उसके बाद तो बेसिकली ईथर को बनाने का वो एक अच्छा तरीका नहीं है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बिकॉज वहां पे एल्कीन भी बनने के चांसेस होते हैं। सबसे अच्छा तरीका है ईथर बनाने के लिए जहां पे हम सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, दैट इज आवर विलियमसन सिंथेसिस। यहीं से ही तुम्हारे सवाल आएंगे। तो इस पूरे ईथर में 3 तरह की चीजें पढ़नी है, एक विलियमसन पढ़नी है, एक तुम्हारी ईथर की रिएक्शन पढ़नी है, मतलब हाइड्रोलिसिस करानी है, और एक HI के साथ रिएक्शन करानी है। ये 3 रिएक्शन है जो जेई में पूछी जाती है, बस और कुछ है ही नहीं। और तुम्हें इतनी आसान लगेगी, तुम्हें लगेगा मैम ये अभी तो पढ़ के आए हैं SN2। सो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में होता क्या है, अगर तुम्हें नाम याद भी नहीं होता तो चलेगा, नाम याद ना हो चलेगा, लेकिन रिएक्शन में क्या हो रहा है ध्यान से देखो। तो बेसिकली बनाना ईथर है, तो ईथर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक एल्काइल हैलाइड चाहिए होगा, एक एल्काइल हैलाइड चाहिए होगा, और एक मुझे एल्कोक्साइड चाहिए होगा। मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मीथोक्साइड ले लेती हूँ। देखो भाई ध्यान से, दिख रहा है सबको। अब यहाँ पे क्या होती है भैया, SN2 रिएक्शन होती है, और तुम्हें बखूबी आती है SN2 में क्या होता है, एक ही स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप को टाटा बाय बाय करते हैं। क्या हम कुछ ऐसा ही करते हैं? तो अगर हम कुछ ऐसा ही करते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा ईथर बन के रेडी हो चुका है और Br नेगेटिव बाहर निकल चुका है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, जो ये तुम प्रिपरेशन ऑफ ईथर विलियमसन ईथर सिंथेसिस है उसमें तुम्हें SN2 रिएक्शन करानी है। और तुम्हें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि SN2 में क्या क्या चीजों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। SN2 दिख रही है सब लोगों को? पहले तो ये बताओ किसको ग्रिग्नार्ड से बनाना चाहते हो, ईथर को? मैम एल्कोक्साइड आयन कैसे बनाओगे बताओ? मैम ROOH को MgBr के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो ROMgBr बन जाए। हाँ तो ये बन गया ना। आप एक काम करो, अल्कोहल से बना लो एल्कोक्साइड, वो बेटर रहेगा। इसमें ये भी तो मिलेगी ना, फिर CH4 भी मिलेगी। अल्कोहल को एल्कोक्साइड में बना लेंगे तो बताओ क्या क्या कहते हो, तो बढ़िया नहीं रहेगा? बोलो। अभी वो भी बताऊंगी कैसे बना सकते हैं, पहले ये देखो। ठीक है, सो ये हो गया। अब आ गया हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नोटबुक में लिखो अपने सारे बच्चे। विलियमसन ईथर, सुन लो ध्यान से, विलियमसन ईथर सिंथेसिस शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ वे
that the less hindered alkyl group is provided by the alkyl halide and the more hindered alkyl group comes from the alkoxide. मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल भाषा में मैं तुम्हें बताती हूँ, सही बताऊं तो जो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए ना तुम्हारा, व्हाइट कलर से लिखती हूँ, एल्काइल हैलाइड तुम्हारा होना चाहिए लेस बल्की, ठीक है। और तुम्हारा जो एल्कोक्साइड है ना वो कैसा भी चलेगा, हिंडर्ड भी हो सकता है और लेस बल्की भी हो सकता है। बस अगर तुम्हें ये दो बातें पता चल गई तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमें ईथर की अच्छी ईल्ड चाहिए, अब तुम चाहते हो अच्छा खासा अमाउंट में मिले, तो उसके लिए एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड दोनों ही क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। लिखना चाहते हो तो लिख लो। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। फॉर बेटर ईल्ड ऑफ ईथर बोथ एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोक्साइड आयन शुड बी स्मॉल इन साइज, है ना, तो बेटर वहां पे ईल्ड देखने को मिलेगी। बट यस, एल्कोक्साइड तुम कैसा भी ले सकते हो, बल्कि भी ले सकते हो, लेस हिंडर्ड भी ले सकते हो, लेकिन एल्काइल हैलाइड तुम्हें ऐसा लेना पड़ेगा जहाँ पे हिंड्रेंस नहीं हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है जब तुम SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो, याद करो अगर सबस्ट्रेट टर्शरी हुआ करता था तो वहां पे SN2 नहीं हुआ करती थी। याद है? याद है क्या गया पानी में सब? यस मैम। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे तुमसे कुछ पूछती हूँ, इधर आओ। एक मेरे पास है ये और एक मेरे पास है ये एल्काइल हैलाइड, राइट। एक मेरे पास है ये वाला एल्कोक्साइड और एक मेरे पास है ये वाला। अब बनाना ईथर है, बनेगा तो ऐसे ही ना, ये यहाँ पे अटैक करके ये बनेगा और ऐसे सेम यहाँ, तो बनने तो ये वाला है, देखो है ना दोनों में। बताओ अब मैं बोलूं ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, तो कौन सा बेटर पाथ होगा ये बनाने का, मतलब कहाँ पे तुम्हें ज्यादा ईल्ड देखने को मिलेगी ईथर की? देखो यहाँ इधर आओ। हाँ जी, वाले में 2 मैम वाले पहले में, वाले में पहले वाले में क्यों मिलेगी? पहले वाले में थोड़ा बताओगे मेरे को पीर बख्श? मैम जब Cl- लीव करेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव अरे जो चार्ज है। SN2 करानी है भाई, SN2 करानी है, मैम SN2 फिर करा 2 दो। होगा। देखो यहाँ पे जो एल्कोक्साइड है वो लेस बल्की है, कंफर्म करो। समझ नहीं आया तो पूछना। यहाँ पे ये मोर बल्की है, कंफर्म करो। हाँ मैम। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मोर बल्की है और यहाँ पे लेस हिंडर्ड है, या फिर लेस बल्की बोल सकते हो। तो बस जितना तुम्हारा एल्काइल हैलाइड बड़ा ही छोटू सा होगा, लेस हिंडर्ड होगा, वहां पे रेट फास्ट होगा। यस और नो? तो यानी कि जो पाथ 2 है वो क्या है, बेटर है। यस और नो बोलो। हो गया है क्लियर? बताओ। चलिए और एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे। ओके नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। This method is particularly useful for preparing mixed ether and it is best to use the alkoxide of primary or secondary or tertiary primary alkyl and primary alkyl halide। ये क्या लिखा हुआ है? Okay, because secondary and tertiary alkyl halide readily convert to olefins। मतलब ये कहने का क्या मतलब है कि अगर तुम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हो, इधर देखो एक बार, देखो इधर, ये एल्कोक्साइड है मेरा और तुम ले रहे हो प्राइमरी, तो तुम्हें पता है SN2 का क्या मैंने रेट लिखवाया था, मिथाइल हैलाइड, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, सबसे लास्ट में टर्शरी। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हें, ये मिल रहा है। अगर मान लो मैं सेकेंडरी लेती हूँ तो क्या होगा, बिल्कुल वही चीजें हैं। तो बेटा सेकेंडरी में तुम्हें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिलता है, ये वाला ध्यान से देखो,
साथ ही साथ यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी मिलता है, क्योंकि जो इसकी यील्ड मिलती है वो इतनी ज्यादा नहीं मिलती है, लो यील्ड होती है इसकी। क्यों? क्योंकि साथ ही साथ ये आपका एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी बना रहा होता है, मतलब वहां पे ये बेस की तरह भी काम कर रहा है। यस और नो? और जब बेस की तरह काम करेगा तो H प्लस निकाल लेगा, और अगर क्या बोलते हैं H प्लस निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? एल्कीन बन जाएगी। यस और नो? तो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल यील्ड है ईथर की वो क्या आती है? कम आती है। और अगर तुम मान लो टर्शरी लोगे तो क्या होगा? बताओ, सोच के बताओ। टर्शरी लोगे तो क्या होगा यहाँ पे? मैम यहाँ पे तो SN2 हो ही नहीं पाएगी, यानी कि सारा का सारा क्या होगा? एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि एल्कीन मिलेगी। यस और नो? बिकॉज एल्कोक्साइड बेस की तरह भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह कब करेगा यहाँ पे? जब SN2 होगी, जब तुम्हारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा या फिर मिथाइल हैलाइड होगा। अगर सेकेंडरी या टर्शरी है, टर्शरी में तो भाई साहब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, सेकेंडरी में कुछ तुम्हारा ईथर बनेगा, कुछ तुम्हारा साथ में एल्कीन भी बनेगी, तो ओवरऑल जो ईथर की यील्ड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैंने यही पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लिख सकते हो। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, बोलो। क्लास लीव हो गई। क्या करूं? मैम एक बार दोबारा बता दो, लीव हो गया था। कौन से बताना बेटा? मैम ये पेज वाला बस थोड़ा सा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, क्या नाम है, धनंजय, तो वहां पे एल्कीन भी बनती है, ईथर भी बनता है। तो एल्कीन के बनने से ईथर की ओवरऑल यील्ड क्या आती है? कम आती है। अगर तुम टर्शरी लोगे, आपको पता ही है टर्शरी के केस में SN2 नहीं होती है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, बेस की तरह ये काम करेगा, और यहाँ पे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये बोला मैंने, और यहाँ पे ये पॉइंट्स में भी ये लिखा होगा कि रिएक्शन इज नॉट सक्सेसफुल फॉर टर्शरी अल्काइल हैलाइड बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन एंड लो यील्ड आर ऑफन ऑब्टेन्ड विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें ऐसा लग रहा हो मुश्किल है? ये तुम पढ़ चुके हो, बस यहाँ पे अब ईथर की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम पहले नहीं पढ़ चुके हो। अब देखो भाई, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोक्साइड कैसे बना सकते हो? अल्कोहल ले लो तुम लोग, अल्कोहल की रिएक्शन करा दो, Na के साथ करा दो, याद है बताया था सोडियम मेटल, या फिर पोटेशियम ले सकते हो, बन गया। या फिर सोडामाइड ले लो, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, या फिर तुम NaH ले लो, सोडियम हाइड्राइड, या KH ले लो, तो ये बन जाएगा। क्यों बना रहे हैं ये हम? बिकॉज RO नेगेटिव इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ROH। ये तो तुम भी मानते हो, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है पीर बख्श, तो इससे आप बना सकते हैं। यस मैम। चलो लिख लिया। यस अब मैम। कौन कौन से टाइप के एल्कोक्साइड तुम्हें देखने को मिल सकते हैं? कोई भी मिल सकते हैं भाई, देखो मीथोक्साइड मिल सकता है ना, इथोक्साइड मिल सकता है, और प्रोपोक्साइड मिल सकता है, बस तुम्हें समझ जाना है ना। ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटोक्साइड मिल सकता है, ये तो तुम्हें याद होगा, तुम्हारा फेवरेट। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, याद है। दिस इज पुअर न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ये मिल सकते हैं आपको, ठीक है। बात ये है कि आप रिएक्शन पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो। चलिए
अगर इतना लिख लिया है तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऐसे कौन से ईथर हैं जो विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। गौरव है क्लास पे? यस मैम। बेस वीक है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं, कई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, जैसे इथोक्साइड, जैसे CH3OH है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज मोर बेसिक देन न्यूट्रल। पहला चैप्टर एलेवल केन एंड हेलोइडिन पहली क्लास कर, ठीक है। फॉलोइंग ईथर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। कौन कौन से ऐसे लिखो, लिखना चालू करो भाई, फिर मैं इसको समझाऊंगी भी ऐसा क्यों है। गौरव आज ध्यान नहीं है और तुम आए भी लेट हो, पता नहीं। मैम वो रिचार्ज नहीं था फोन में तो उसकी वजह से लेट फोन कर पाया। रिचार्ज नहीं था या फोन चार्ज नहीं था? मैम फोन में रिचार्ज नहीं था। तो फिर क्यों नहीं करवाया जब पता था क्लास है? मैम वो मैं लगा पापा घर पे रहेंगे तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लूंगा, बट पापा बाहर चले गए थे। बनाओ फिर मैं एक बार समझाती हूँ। और भी बनाने हैं मेरे को, एक बार ये बना लो फिर पीछे वाले पेज पे बना दो, पहले इसको समझा भी देती। देखो अब हमें बना लिया क्या या बना रहे हो? इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया तो यहीं से ही आएगा। देखो अब आपको पता है जब आप ईथर बना रहे होते हो तो तुम्हें क्या दो चीजें चाहिए, एक इथाइल एक एल्काइल हैलाइड चाहिए और एक क्या चाहिए, एल्कोक्साइड चाहिए, राइट। सो अब देखो मैं कह रही हूँ कि ये वाले ईथर तुम नहीं बना सकते हो, ये वाला क्यों नहीं बना सकते? क्या करोगे तुम, ध्यान से देखना, इसका तुम क्या लोगे, एल्काइल हैलाइड लोगे, यस और नो, और तुम ये क्या लोगे, एल्कोक्साइड लोगे, यस और नो। यही है पॉसिबिलिटी, यस। और तुम्हें पता है यहाँ पे SN2 नहीं हो सकती है क्या एराइल हैलाइड पे, तो इसीलिए पहले वाला ईथर नहीं मिलेगा, तो पहले वाला ईथर तुम्हें नहीं मिलेगा। दूसरे वाले में देखो ध्यान से, विनाइलिक पोजीशन है, ठीक है। या तो तुम यहाँ पे हेलोजन लगा दो, मतलब हैलाइड बना लो इसका, देखो, और इसका तुम एल्कोक्साइड बना लो, नहीं होगी ना रिएक्शन, आपको पता है विनाइल हैलाइड पे नहीं होती है, याद करो। या फिर यहाँ पे एल्कोक्साइड बना दो तो फिर ये एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, तो भी नहीं होगी। तो पहले और दूसरे में समझ में आया, ईथर नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तुम एल्काइल हैलाइड ले लो, एल्कोक्साइड ले लो, वहां पे रिएक्शन SN2 नहीं होगी। यहाँ पे भी देखो टर्शरी है, अगर तुम टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेते हो नहीं होगी SN2, अगर तुम एराइल हैलाइड लेते हो तब भी तुम्हारी SN2 नहीं होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे दोनों टर्शरी है, बेशक तुम टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लो, नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी। यहाँ पे टर्शरी है, यहाँ पे विनाइल है, तब भी बात नहीं बनेगी। यहाँ पे दोनों में विनाइल है, बात नहीं बनेगी। ये क्या है, ब्रिज हेड है, याद करो, ब्रिज हेड पे SN2 नहीं होती है, याद करो, दिस इज ब्रिज हेड, याद है, ये देखो, यस मैम। नहीं होगी यहाँ पे SN2। और ब्रिज हेड के साथ यहाँ पे मैंने क्या ले ली, अब फिनाइल रिंग ले ली, तो यहाँ पे भी क्या नहीं होगा। तुम समझ रहे हो मैंने क्या किया है, मैंने एक बार दोनों
फिनाइल रिंग ले ली, एक बार फिनाइल एलाइल, एक बार दोनों विनाइल, दोनों टर्शरी, एक बार फिनाइल टर्शरी, टर्शरी विनाइल, दोनों ब्रिज, एक फिनाइल। कॉम्बिनेशन देख रही हो कैसे बनाया है? तो ये वाले ईथर तुम प्रिपेयर नहीं कर सकते। दो और रह गए, दो और लिख लो। तुम वहीं पे लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं है। एक बार तुम फिनाइल ले लो और ये टर्शरी बना लो, और एक बार तुम ब्रिज हेड ले लो और ये ले लो फिनाइल। नहीं हुआ ना ये वाला? नहीं, तो ये दोनों भी नहीं आप बना सकते। मैम ये 9th वाला नहीं हुआ था? हाँ बोलो बोलो। मैम 9th वाला एंड 3rd वाला क्या? अरे अगर सेम हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बोल रही हूँ, ये कोई ऐसी नहीं है तुम्हें मैंने नई चीज बता दी हूँ। तुम्हें वहां पे भी मैं पढ़ा के आई हूँ। SN2 कहाँ कहाँ पे नहीं होती? एराइल में नहीं होती, विनाइल में नहीं होती, नियोपेंटाइल में नहीं होती, याद करो वो दिन। ब्रिज हेड पे नहीं होती, तो वही चीजें तो है यहाँ पे। जिसको मुश्किल लग रहा, मतलब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, घर पे ड्रॉ करके देखना, तुम्हें अपने आप तुम्हारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये देखो, ये इतना सिंपल सा सवाल आया था 2023 में, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया। आपसे पूछा था सुटेबल रिएक्शन बतानी है, कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर। तुम्हें ये अब चेक करना है कि कौन सा जो होगा वो सुटेबल होगा। प्लीज हैंड रेज करिएगा। वेरी गुड सुमित, इससे ये पता चल रहा है कि हाँ थोड़ा आया है समझ में। वेरी गुड फीडबैक सुमित, आनंद, साजिया, प्रिंस। बाकी बच्चे भी करो प्लीज। वेरी गुड सिमरन। और हाँ अगर मैं तुम्हारी एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये भी चेक कर लेना कि कहाँ पूछा गया है। अगर तुम मान लो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को, ये क्लियर करना जरूरी है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल को कंसिडर वो कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो जो नेगेटिवली चार्ज वाली होगी वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी होगी, बेसिक भी होगी। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर तुम्हारा मान लो देने वाला बंदा सेम है, मतलब डोनर सेम है, मतलब या मैं बोलूं किसी केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेम है पूरी रिएक्शन में, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी का ऑर्डर पैरेलल होता है। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा सेम बेसिसिटी का। तीसरी चीज, अगर तुम बात कर रहे हो डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम नहीं होता है। तो ये जरूर चेक कर लेना कि क्या पूछा उसने। जैसे फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल बट फ्लोराइड इज अ गुड बेस। और जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, तो वहां पे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल टू बेसिसिटी। तो ये देखना जरूरी है कि आपको किस टाइप का जो है वहां पे पूछा है। चलो वो सारा रिवाइज हो गया। आप बताओ क्या आ रहा है आंसर तुम लोगों का? मैम 3rd ऑप्शन। फर्स्ट तो राजराव, देखो फर्स्ट में क्या है, एराइल हैलाइड है और यहाँ पे ये है, तो भाई साहब यहाँ पे तो SN2 नहीं हो पाएगी, काटा लगाओ। यहाँ पे तो मीथेनॉल दे दिया, काटा लगाओ। बेंजीन दे दिया, काटा लगाओ। ये जो है मोस्ट सुटेबल रिएक्शन है मिथाइल फिनाइल ईथर बनने की। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, तो बस ये तुम्हें ध्यान रखना था। तो आसान सवाल आते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन किसी उसमें तो नहीं आया हुआ, ये मैंने वहां से लिया है, PY ब्रूस से लिया है क्वेश्चन। देखो एक बार, आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैन नॉट बी मेड बाय विलियमसन सिंथेसिस। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ईथर है जो नहीं बन सकता है।
अभी मैंने लिखवाए हैं, वैसे तुम्हें रटना नहीं है, समझ के ही करना। वेरी गुड, शाबाश, मतलब सब बच्चों को आ गया समझ में। कौन सा होगा? मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाला होगा, क्योंकि थर्ड में देखो, अगर तुम मान लो ये एल्कोक्साइड लेते हो इसका और ये लेते हो एल्काइल हैलाइड, तो भी SN2 नहीं हो पाएगी, है ना। अगर तुम मान लो ये वाला एराइल हैलाइड बना लेते हो इसका और ये वाला एल्कोक्साइड बना लेते हो, तो यहाँ पे भी SN2 नहीं होगी। बाकी में तुम बना के देखोगे ये कॉम्बिनेशन, तो वहां पे तुम्हें दिख जाएगा किसी केस में SN2 हो जाएगी। तो सी वाला इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि इस साल ऐसा सवाल जरूर देगा एनटीए जो भी तुम्हारा पेपर बनाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट जो है, एक ये समझ लो, लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, क्योंकि कल फिर रिएक्शन करवाऊंगी और कल चैप्टर को टाटा बाय बाय कर दूंगी। देखो, एक ये रिएक्शन है, ये वैसे मेरे को तुम्हें बतानी थी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में बतानी थी, बट मैंने सोचा ईथर में बता दूंगी। तो आप एल्काइल हैलाइड को जब ट्रीट करवाते हो सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो वहां पे क्या बनता है? तो देखो यहाँ पे ना दो कंडीशन आती है कि तुम एल्काइल हैलाइड के साथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ले रहे हो या फिर मोइस्ट ले रहे हो। मोइस्ट वाला समझ गए ना, पानी होगा उसमें। तो जब आप ड्राई लेते हो तो वहां पे ईथर बनता है, और जब आप मोइस्ट लेते हो तो वहां पे क्या बनता है? बेसिकली अल्कोहल बनता है। एक बार एडवांस में आई थी ये रिएक्शन, जेई में नहीं आई है, तो मैं एक बार इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ, देखोगे क्या या फिर रट्टा मारना है? ये देखो कोई कुछ नहीं बोल रहा, सबको मैम कुछ भी मैकेनिज्म बता दो। हम तो रट्टा भी मार लेंगे, अब मैकेनिज्म सुन सुन के तो हम पक चुके हैं। तो देख लो, एक बच्चे की आवाज नहीं आई, इधर आओ। अगर मैं यहाँ पे सिल्वर ले रही हूँ Ag2O, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है, और मान लो यहाँ पे मैं ले रही हूँ CH3Cl, अभी मैं ड्राई ले रही हूँ, ड्राई वाली कंडीशन ले रही हूँ, तो होगा क्या? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अटैक मारेगा। देख रहे हो, सिंपल है। देखो इस पे प्लस Ag दिख रहा है तुम सबको, देखो। अब यहाँ से क्या होगा? Cl नेगेटिव गया, और Cl नेगेटिव गया तो Ag प्लस को भी निकलना पड़ेगा, बिकॉज Ag लव्स Cl। तो ये इस तरीके से यहाँ निकलता है, ये बना। देखो भाई, देखो, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा बिकॉज ऑक्सीजन के दो बॉन्ड कंप्लीट हो गए। फिर देखो क्या होता है, फिर दोबारा ये इसके साथ मिथाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो देखो क्या होता है, ये यहाँ, ये यहाँ, देख रहे हो। अब बस Ag प्लस फिर निकल जाता है और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाता है? ईथर मिल जाता है। देखो आसान नहीं है, बोलो। मैं मतलब सिमेट्रिक ईथर मिलता है। हाँ जी, मैम सिमेट्रिक ईथर मिलता है इससे। आप CH3CH2Cl ले लो बेटा, हाँ सिमेट्रिकल मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के आजू बाजू फिर क्या होगा? सेम एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम। चलिए, इसके बाद मोइस्ट में क्या होता है? बस देखो, मोइस्ट में क्या होता है, यहाँ पे Ag2O जो होता है हमारा, वाटर के साथ मिलके AgOH दे देता है। देखो इधर दिख रहा है। अब ये AgOH जो बना है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? मान लो मैंने यहाँ पे मिथाइल हैलाइड लिया है, तो बस ये अटैक कर देता है यहाँ पे, तो देखो CH3OH मिल जाएगा, ठीक है, और जो Ag प्लस है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, तो याद रखिए, याद रख लो, मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। इस तरीके से होता है। पर की बात, अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें रिएक्शंस ऑफ ईथर बताऊंगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और टाइम टेकिंग है। कम से कम अपने को 50 मिनट्स लगेंगे वो करने के लिए, और उसके बाद जो अपना टाइम बचेगा फिर अपन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब आज तुम्हारी क्लास नहीं है तो रिलैक्स तो नहीं करना है, अपना काम ही करोगे तुम लोग, ठीक है। और प्लीज रिवाइज कर लेना ऑर्गेनिक।